नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो क्लास है जहां सबकी क्लास लगती है। हम खबर की इतनी गहराई में आपको लेकर जाते हैं कि जब आप न्यूज की पाठशाला से निकलते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप खबर के मास्टर होंगे। हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। ये न्यूज का फैमिली शो है, मतलब बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों को भी देखना चाहिए, क्योंकि यहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है, जो आपके काम भी आती है। पूरा परिवार इस शो को देखता है। बस इतना सा ध्यान रखने की बात रोज याद दिलाता हूं कि पाठशाला में अटेंडेंस सबकी जरूरी है। क्लास बंक करना अलाउड नहीं है और इधर उधर प्लेन बनाकर फेंकना भी अलाउड नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। आज पाठशाला में सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी। सबसे पहले आपके बच्चों की जान से खेलने वालों की क्लास लगाएंगे। वो खबर जो आपको कहीं नहीं दिख रही होगी और सीधे आपसे और आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, उनकी क्लास लगाएंगे जो आपके बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इसके बाद आज क्लास लगाएंगे पाठशाला में तालिबान की बैलेंस शीट खोलेंगे। तालिबान की चर्चा तो बहुत हो रही, लेकिन तालिबान का वो बैलेंस शीट जिसमें कितने अरबों रुपए हैं आज आपके सामने रखूंगा और कहां से आ रहे हैं, कौन से अफगान खजाने पर तालिबान की नजर है वो भी आपको दिखाऊंगा, और अपने मुल्क की वो खबर बताऊंगा जो कि तालिबान के शोर में कहीं खो गई, जिसकी चर्चा तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो खबर इसी देश की कहां है किसी को नहीं पता। दूसरे देश की चर्चा तो कर रहे हैं, अपने देश की चर्चा ही नहीं हो रही। और आखिर में हार को हौसले में बदलने वाली आज नरेंद्र मोदी सर की क्लास लगेगी। आज वो भी सर की तरह आएंगे और कुछ पढ़ा कर जाएंगे, नरेंद्र मोदी। तो वो भी इंतजार कीजिएगा कि आज नरेंद्र मोदी सर कौन सी क्लास लगाने वाले और क्या सिखाने वाले हैं, लेकिन वो आखिर में होगा। सबसे पहले आपको बताता हूं वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दुनिया के लिए तालिबान सबसे बड़ी खबर है, लेकिन हमारे लिए उस बच्चे की खबर बड़ी है जिसकी जान हमारे यहां की लापरवाही ने ले ली। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि न्यूज की पाठशाला में सबसे पहले इसी लापरवाही की क्लास लगाने जा रहा हूं। और इस खबर को सुनने के लिए आपका कलेजा मजबूत होना चाहिए। यूपी के कौशांबी में एक बच्चे की जान चली गई और इस बच्चे ने एक दिन पहले ही जन्म लिया था। इस बच्चे की मौत जलकर हुई है, एक दिन के बच्चे की मौत। और इसीलिए मैंने कहा कि इसे सुनने के लिए जब अभी आपको खबर बता रहा हूं, आपको हिम्मत चाहिए। मैं आपको तस्वीर जो ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर है जो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, इसको ब्लर करने के लिए भी कलेजा चाहिए था, क्योंकि आपको तो ब्लर्ड दिख रही है, हमारे पास तो बच्चे की तस्वीर आई थी और देखकर किसी का भी कलेजा फट पड़ता, ऐसी हालत में था ये बच्चा। बच्चे का जन्म जिला अस्पताल में हुआ, लेकिन जब आप उसके साथ हुआ क्या ये सुनेंगे तो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे कि इस देश में ये हो क्या रहा है। बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ, उसे देखभाल की जरूरत थी, यानी वक्त से पहले पैदा हुआ, और कई बार ऐसे बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। डॉक्टर ने बच्चे को कहा कि इसको सिक न्यू बॉर्न यूनिट में भेज दीजिए। बच्चे को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हीटिंग पैड लगाया गया। अब यहां से इंतहा शुरू होती है लापरवाही की। हीटिंग पैड लगाकर यूनिट का स्टाफ हीटिंग पैड लगाकर गायब हो गया। आरोप है कि भूल गया कि उसने बच्चे के पास हीटिंग पैड लगाया है, एक दिन के बच्चे के पास। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। स्टाफ बाहर घूम रहा था, मोबाइल पर बिजी था किसी के साथ, यह बिना सोचे कि उस बच्चे का क्या होगा जिसके पास हीटिंग पैड लगाकर आया हूं। और जब बाद में बच्चे को देखा गया तो उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, एक दिन के बच्चे से। लापरवाही की इंतहा नहीं है तो क्या है। उस मां बाप के बारे में सोचिए जो एक दिन पहले सबको फोन पर बता रहे होंगे कि मेरा बच्चा आया है, मेरा बच्चा आया है, जिसका 9 महीने इंतजार किया, प्रीमेच्योर था, चलिए 8 महीने इंतजार किया, और फिर उसका एक दिन बाद उस बच्चे के शरीर से धुआं निकल रहा है, क्योंकि कोई वहां पर आरोप है कि उसको रखकर हीटिंग पैड के पास फोन पर बात करने लग गया। भूल गया कि उसको देखना है उस बच्चे को। एक दिन के बच्चे का चेस्ट जल गया, पीठ जल गई, पेट जल गया। यह तस्वीर आपको दिखा दूंगा ना, आप रात भर सो नहीं पाएंगे, इसलिए ब्लर किया है।
बच्चे का चेहरा पीला पड़ गया था, 1 दिन के बच्चे का। और वो बच्चा किसी को बुला पाया होगा क्या? मां बाप तो बाहर सोच रहे होंगे कि अस्पताल में अंदर मेरे बच्चे को ठीक रख रहे हैं, ठीक करके रख रहे हैं। उनको क्या पता कि अंदर बच्चे को ले गए और छोड़ दिया क्योंकि किसी से फोन पर बात कर रहे थे या कहीं और लग गए। जब तक होश आया कि बच्चे के साथ यह हुआ है, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे के माता पिता का आरोप है कि बच्चे की देखरेख में लापरवाही हुई और इसीलिए बच्चे की जान चली। वरना बच्चा कैसे जल गया, आप मुझे बताइए। 1 दिन का बच्चा कैसे जल गया? वो आप सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, उस बच्चे पर, कि उस 1 दिन के बच्चे को जब जल रहा होगा, ना किसी को बुला सकता है, ना किसी को बता सकता है, ना शरीर में पहले ही प्रीमेच्योर है, ना इतनी ताकत होगी कि इतनी जोर से चिल्लाए, इतनी जोर से रोए कि दुनिया देखे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अस्पताल के स्टाफ ने क्या कहा? गलती हो गई, गलती हो गई। किसी का बच्चा मर गया, 1 दिन का बच्चा मर गया जलकर, और तुम कहते हो गलती हो गई। सीएमएस कह रहे हैं हम जांच करेंगे और जांच के बाद कार्रवाई होगी। पहले सुनिए जरा। तो हमारे बच्चे को इन्होंने मतलब जो है हीटिंग दे के जला दिया, पूरा बच्चा हमारा फट गया है। अब ये डॉक्टर मतलब सीएमओ जो भी है डॉक्टर है मतलब तो आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जो है माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। तो किसी की मतलब एक बच्चे की जान की कीमत इन लोगों के लिए सिर्फ माफ़ी है। ये जो है डॉक्टर की अपना स्टाफ की सबसे बड़ी तो मैं कहूँगा ये यहाँ के जो है डॉक्टर की लापरवाही है। इंसीयू में बच्चा 1 दिन पहले एडमिट हुआ था, तो उसको बर्थ एस्फिक्सिया था, और बर्थ एस्फिक्सिया का उसका जो भी कह रहे थे कि सांस नहीं ले पा रहा। बाद में उसको ऑक्सीजन वगैरह लगी है और दवा चल रही थी, जो भी उसमें कार्रवाई चल रही थी। आज सुबह उसकी डेथ हो गई है। परिजन लोग आरोप लगा रहे हैं कि नेग्लिजेंस का, और उसका हम जांच और कार्रवाई और हमने अपने ऑर्डर कर दिया है। डॉक्टर साहब तो मशीन की तरह जवाब दे रहे हैं कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, बच्चा किस हालत में आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि वार्मर मशीन होती क्या है। इस तरीके की मशीन होती है जो आप देख रहे हैं, जिसमें बच्चों को रखा जाता है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। होता क्या है कि जब बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, यानी वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, मां के पेट के अंदर जैसी बच्चे को गर्मी चाहिए होती है, क्योंकि उनका विकास जो होता है वो मां के पेट के अंदर ही होता है, गर्भ में जो होता है। इसलिए उन्हें इंक्यूबेटर पर वार्म रखा जाता है, गर्म रखा जाता है। और इसका इस्तेमाल तब भी होता है जब बच्चों का वजन कम हो, मतलब जैसे जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, और आजकल बड़ा कॉमन है बच्चों में जॉन्डिस मिलना। इसमें बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो सब इसमें मिलता है, इस मशीन में। अच्छा, बैक्टीरिया, गंदगी, ज्यादा शोर नहीं होता यहां पर, ज्यादा रोशनी से भी बचते हैं, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में रहता है, स्किन सुरक्षित रहता है, बच्चे के टेम्परेचर, हार्ट रेट, सब पर इस पर नजर रखी जा सकती है। यानी मतलब बच्चों को यहां पर खास ख्याल रखा जाता है, उसके लिए रखा जाता है। पर कोई सोचेगा कि यहां आपका बच्चा जलकर मर जाएगा क्योंकि किसी की लापरवाही है। और आप में से कोई कह सकता है, जिसका कलेजा वाकई पत्थर का हो, कि अरे एक ही बच्चा तो मरा है। पहले तो अभी बताता हूं, एक बच्चा नहीं मरा है। और दूसरी बात कि ये बोलने के पहले कि कोई एक बच्चा मरा है सिस्टम की लापरवाही की वजह से, ये ध्यान रखिए कि अगर वो बच्चा आपका होता तो आप पर क्या बीतती। वो एक बच्चा आपका बच्चा होता तो आप पर क्या बीतती, वो दर्द समझिए। और फिर सोचिए कि सिस्टम को अगर नहीं सुधारेंगे, नहीं जगाएंगे, तो क्या ये दोबारा अगर होगा तो फिर सोचिए क्या होगा। ये उस देश का हाल है जहां पर 2000 बच्चों की, नवजात की मौत रोज होती है। 2000 नवजात की मौत डेली। उन 2000 परिवारों से पूछिए जो इन बच्चों का इंतजार करते हैं कि उन पर क्या बीतती होगी। हर साल 7 लाख बच्चों की मौत होती है। 7 लाख बच्चों की, नवजात की मौत हो जाती है। और नवजात बच्चों की मृत्यु दर 22 है प्रति 1000। मतलब 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 22 की मृत्यु हो जाती है। 5 साल तक के बच्चों की बात करूं तो उनकी मृत्यु दर 10 है प्रति 1000। मतलब 1000 में से 30 बच्चे जो 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं।
और इसकी वजह क्या है कि क्यों इन बच्चों की मौत हो रही है? प्रीमेच्योर डिलीवरी जो होती है, क्योंकि अगर आप वक्त जैसे इस मामले में था कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, उनको सही व्यवस्था नहीं मिली, कई बार इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। चलिए ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि इसमें 35% मौत प्रीमेच्योर होती है डिलीवरी की वजह से। चलिए ये हो सकता है आपके हाथ में ना हो, लेकिन डिलीवरी के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा है उस दौरान 20% मौत होती है नवजात की, और उसके बाद होने वाले संक्रमण से जो बच्चे में इंफेक्शन फैलता है क्योंकि सही व्यवस्था नहीं मिली, उससे मौत होती है 33% बच्चों की। ये दोनों अगर मिला दीजिएगा तो ये करीब 53% बनता है, 53%। चलिए मैं प्रीमेच्योर डिलीवरी को छोड़ भी दूं, लेकिन डिलीवरी के समय और संक्रमण जो हो रहा है वो तो हम रोक सकते हैं सिस्टम सुधार कर। अब अस्पतालों में लापरवाही बहुत बड़ी समस्या हो गई है, खबर बहुत बड़ी है, इसको समझिए, क्योंकि इसका कोई डेटा भी नहीं देता। किसी भी कैटेगरी में लापरवाही को रखा नहीं जाता। जैसे वो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि अभी हम चेक करेंगे लापरवाही है कि नहीं है। अभी कोरोना के दौरान कितनी मौतें लापरवाही से हुई हैं, सरकारी क्या प्राइवेट अस्पतालों में हाल बुरा है। आप लाखों रुपए खर्च करके भी इलाज नहीं मिलता आपको पता ही नहीं अंदर क्या इलाज चल रहा है। बस उधर से मिलता है, ये पर्ची है जाइए दवा ले आइए, ये पर्ची है जाइए दवा ले आइए। आपको कुछ पता है कि क्या हिसाब बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। लापरवाही की शिकायत होती है, कुछ दिन हंगामा होता है, फिर सब शांत हो जाता है। शिकायत पर जांच भी हो जाएगी, कभी लंबी चल जाएगी, लेकिन जो चला गया वो लौटेगा क्या? कोई नतीजा नहीं निकलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो एक दिन का बच्चा चला गया हमारे बीच से, वो हमें सदियों की सीख देकर जाए कि किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्लास लगाई ताकि सिस्टम जागे, आप जागिए और ध्यान रखिए। जब बच्चा देते हैं किसी के हाथ में तो भी ध्यान रखिए कि बच्चा आपका है, उसके लिए एक और पेशेंट है। और सब जगह ये नहीं हो रहा, ये भी स्पष्ट कर दूं। डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर कोरोना काल में जिंदगियां बचा रहे हैं, ये भी सच्चाई है, लेकिन इसी सिस्टम में कुछ कमी है तो उस पर चर्चा होगी, तभी सुधरेगा। अब आपको लिए चलता हूं आज की दूसरी क्लास में कि अफगानिस्तान के पास पैसा कितना है, यह आपको बताता हूं। और न्यूज की पाठशाला में अब तालिबान का मनी चैप्टर खोलता हूं। दुनिया पूछ रही है कि क्या तालिबान बदलेगा? दुनिया पूछ रही है कि क्या इस बार तालिबान क्या करने जा रहा है? दुनिया पूछ रही है कि नया कानून, नया सिस्टम क्या होगा? लेकिन तालिबानी क्या पूछ रहे हैं? तालिबानी पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान का खजाना कहां है भाई, मुझे वो खजाना दिखाओ, बताओ। काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को बुलाया। जैसे अपने आरबीआई है, वैसे ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक जो वहां का है, द अफगानिस्तान बैंक, वहां का सेंट्रल बैंक है, उसको बुलाया और पूछा कि खजाने का लोकेशन बताओ भैया, पैसा कहां रखा है वो बताओ हमें। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको मनी चैप्टर खोलते हैं अफगानिस्तान का और बताते हैं कि वहां अफगानिस्तान में रकम है कितनी जिसको ये ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो वो बैंक आपको बता रहा हूं, द अफगानिस्तान बैंक जिसको कह रहे हैं हम, इस बैंक के पास कितना पैसा है पहले वो देख लीजिए। ये हमारे यहां जैसे आरबीआई हुआ वैसे वहां का हिसाब किताब है। अब इनके पास $9 बिलियन रखा हुआ है। $9 बिलियन इनके पास पैसा है। अभी आप कहेंगे $9 बिलियन तालिबानियों को मिल गया, मतलब ये कितना हुआ? इसको रुपए में भी देख लीजिए, करीब 66,850 करोड़ रुपए होता है, जो कि इस वक्त इस बैंक के पास है। लेकिन ये रकम अफगानिस्तान में कैश में नहीं है, ये रकम अमेरिका में जो खोले गए अकाउंट से वहां रखी हुई है। तो ये $9 बिलियन यानी 66,850 करोड़ रुपए ये तालिबानियों के लिए एक सपने की तरह, ये इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां अमेरिका में रखा हुआ है और अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। अब ये पैसा ढूंढ रहे भाई, ढूंढो कहां है। इनको लगा अभी बंदूक लेके आए, सब पैसा लूट लो, पता नहीं कब यहां कितने दिन रहने को मिले। अब अफगानिस्तान की जो सरकार है उसके पास कितना पैसा, ये तो एक बैंक का आपको हिसाब बताया, अफगानिस्तान की सरकार के पास कितना पैसा है वो बताता हूं, जिस पर तालिबान की नजर है और क्या ये मिल सकता है। अगर कैश अगर आप जोड़ दीजिए प्लस दूसरी संपत्ति अगर आप जोड़ दीजिए जो कि अफगानिस्तान की सरकार के पास है, उसको मिलाइएगा तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अकाउंट में, ये भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अकाउंट में है, $7
बिलियन डॉलर, यानी इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो करीब 52,000 करोड़ रुपए बनता है। 52,000 करोड़, ये आपको रुपए में बता रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है तालिबान के लिए कि यह भी यहां नहीं है, यह अमेरिका के अकाउंट में है। अच्छा, यूएस बिल और बॉन्ड्स, यूएस बिल और जो बॉन्ड होता है उसको अगर मिला लीजिए कि उसमें अफगानिस्तान सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये करीब $3 बिलियन है। $3 बिलियन, और इसको अगर आप मिलाइएगा तो करीब हो जाता है 22,000 करोड़ रुपए। तो अगर आप ये जोड़ दीजिए तो 52,000 करोड़ इधर हुआ और 22,000 करोड़ ये हुआ, तो इसको मिलाइए तो करीब बनता है 74,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये 74,000 करोड़ रुपए भी यहां नहीं है, ये भी अमेरिका में लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं मिल सकता। अब तालिबान और ढूंढ रहा है, निकालो कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। तो गोल्ड, सोने पर उनकी नजर है। गोल्ड कितने का है? $1 बिलियन ये इस वक्त अफगान सरकार के पास है, $1 बिलियन गोल्ड, और इसको आप पैसे में कन्वर्ट कीजिएगा तो करीब 7,400 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन ये सोना लेके करेंगे क्या? महिलाओं को तो बुरके में रखते हैं, कहीं से इतना सा भी उंगली भी नहीं दिखनी चाहिए, तो वो सोना उनको भी नहीं दे सकते अपनी पत्नी को कि लो तुम पहन लो। लेकिन इस्तेमाल कहां करेंगे? इतना पैसा लेने की चाह है, कहां है पैसा? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। खर्च कहां करेंगे? जिनको ना जिम चलाने आता है, ना उनको कभी फन पार्क देखा है, ना उन्होंने कभी कोई ढंग की जगह देखी है, कपड़े वही पहनते हैं, लेकिन पैसे की भूख सबको है। तो ये 7400 करोड़ रुपए भी इनको नहीं मिलने, ये भी गोल्ड रखा हुआ है। कैश कितना है जो अफगान सरकार के पास है, उसकी बात कर रहा हूं। $3 करोड़ ये उनके पास कैश है, यानी करीब 222 करोड़ रुपए। अब 222 करोड़ रुपए तालिबान के लिए क्या है, यह समझना बहुत जरूरी, क्योंकि उनको सरकार भी चलानी है और अपने यहां हथियार और सारी चीजें भी मेंटेन करनी है, और ये जो पूरी जमात घूम रही है उनकी सड़क पर इस वक्त, उनको भी कंट्रोल करना है। अब आपको इंटरनेशनल अकाउंट दिखाता हूं कि ये तो सारी चीजें हो गई। इंटरनेशनल अकाउंट में अफगान सरकार का कितना पैसा है, तो ये करीब है 9,600 करोड़ रुपए। ये भी तालिबानियों के हाथ अभी नहीं लगना है, ये भी इंटरनेशनल अकाउंट्स में है। तो पैसा जो भी है वो अभी नहीं है। एक चीज पर इनकी नजर है, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, ये देशों को कर्ज वगैरह देता है, इससे करीब $650 मिलियन ये अभी मिलने हैं अफगान सरकार को। लोन जो लिया है वो पास किया गया, तो ये कितना हो गया? ये करीब $65 करोड़ हो गया। 65 करोड़, उसको आपको मिलियन में था, डॉलर करोड़ में कन्वर्ट किया, और इसको आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 4800 करोड़ रुपए अभी मिलने हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि ये पहले ये सब जो हुआ तमाशा उसके पहले के है। इसमें से $340 मिलियन यानी करीब 34 करोड़ डॉलर जो है, यानी 65 करोड़ डॉलर में से 34 करोड़ डॉलर यानी आधे से ज्यादा, ये मिलने हैं 23 अगस्त को, यानी करीब मान के चलिए कि 5 दिन बाद। और ये रकम कितनी है? 2500 करोड़ रुपए। तो अब तालिबानियों की नजर है, इसको जरा मिटा के आपको दिखाता हूं, कि ये जो 2500 करोड़ रुपए 23 अगस्त को मिलने हैं, ये जो अगर IMF से आ जाएं तो भैया हमारा तो मजा हो जाए, चांदी हो जाए कि 2500 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन ये रकम जाने हैं सीधे अफगानिस्तान बैंक में, जो शुरू में बता रहा था। लेकिन अमेरिका ने यहां भी खेल कर दिया। जो ये बैंक है इसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया है। तो तालिबान ये जो 2500 करोड़ रुपए का सपना देख रहा है, ये भी मिलना बहुत मुश्किल है। ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, और इसीलिए अमेरिका की कठपुतली अभी तालिबान बना रहेगा। अमेरिका ने वहां से अपने लोग तो खींच लिए, लेकिन रखा अपने हाथ में बहुत कुछ है। तो ये अभी नाको चने चबाने जैसा है तालिबान से, कि चबाओ अभी चना, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो तो ये पैसा मिलेगा। अब आपको तालिबान की बैलेंस शीट दिखाता हूं कि भाई तालिबान का इतना जो उन्होंने हथियार खरीदा, सब कुछ खरीदा, आपके दिमाग में भी आता होगा ना, जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं वो आपके मन में भी आता होगा कि भाई इतने बड़े बड़े हथियार, वो रॉकेट लॉन्चर, ये सब लेके घूम रहे हैं, ये आया इनके पास कहां से? तो तालिबान की बैलेंस शीट आपको दिखाता हूं कि तालिबान के पास पैसा कहां से आया। ये बैलेंस शीट देखिए तालिबान की, क्योंकि अगर इनके पास पैसा नहीं होता
तो ये इतना जो कुछ कर पाए ये नहीं कर पाते। तो तालिबान के पास ये कहां से आया वो बताता हूं। माइनिंग से, क्योंकि वहां पर खनिज संपदा बहुत है अफगानिस्तान में, तो माइनिंग से तालिबान करीब 3400 करोड़ रुपए कमाता है। तो 3400 करोड़ तो इनके पास यहीं से आ गया। ऐसा नहीं है इनके पास पैसे की कोई कमी है, लेकिन पैसा किसको खराब लगता है, जितना आता है आने दो वाला हिसाब है। फिर ये करते हैं अफीम की खेती। अफीम की खेती से ये कमाते हैं करीब 3090 करोड़, वहां से इनके पास पैसा आ गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनको विदेशी फंडिंग मिलती है। भाई अगर ये हिस्सा इनस्टेबल रहता है, अब मान लीजिए अमेरिकी वहां घुसे हुए हैं और उनको दिक्कत हो रही है, तो कई देश ऐसे हैं जिनको सूट करता है कि अमेरिका फंसा रहे, या कई लोगों को सूट करता है कि भाई भारत के पास में पड़ोसी मुल्क में ये सब होता रहे, तो वो फंडिंग करते हैं अलग अलग लोग। तो इसमें इनको 1700 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग से आता है। और फिर ये करते हैं टैक्स की उगाही। अब आप कहेंगे कि टैक्स की उगाही कैसे करते हैं, इनकी तो सरकार ही नहीं थी, वो अभी आपको समझाऊंगा मैप के जरिए। तो वहां से इनको करीब 1100 करोड़ मिलता है टैक्स की उगाही करके। प्रोटेक्शन मनी लेते हैं लोगों से कि तुमको मारूंगा नहीं लेकिन पैसा दो ये हिसाब चलता है इनका। तो इसको आप एक्सटॉर्शन या प्रोटेक्शन मनी कह सकते हैं। और रियल स्टेट आप जोड़ लीजिए इसमें, जो हमारी जमीन अमीन की बात करते हैं कि रियल स्टेट आप जोड़ लीजिए, तो रियल स्टेट में इनको करीब 600 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। 600 करोड़। तो आप जो विचारधारा की बात करते हैं, सोचते हैं ये धर्म के लिए सोच रहे हैं, धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सारा पैसे का खेल कर रहे हैं। और मुझे ये बताए, कोई भी इस्लाम जानने वाला ये बताए कि क्या इस्लाम में कहीं से भी आपको अफीम की खेती की इजाजत हो सकती है, या आप जो है लोगों से एक्सटॉर्शन करें, एक्सटॉर्शन का पैसा लें टैक्स के नाम पर? ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ये लोग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं धर्म के नाम पर कि हम ही धर्म जानते हैं और हम इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले लोग, और लोग फंस रहे हैं इनके चक्कर में। और आपको यह बता दूं, ये उस देश में ये लोग कर रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं, जो अफगानिस्तान जो है, वो आपको ये आंकड़ा देखना चाहिए कि अफगानिस्तान दुनिया में जो सबसे गरीब देश है उनमें बिल्कुल लड़ाई लड़ता है कि भाई मैं भी जो है वो उसमें शामिल हो जाऊं। सिर्फ दुनिया में जो 6 देश हैं, सिर्फ 6 देश, वो अफगानिस्तान से ज्यादा गरीब है। बाकी सारे देश अफगानिस्तान से ज्यादा पैसा रखते हैं, सिर्फ 6 देश इससे नीचे आते हैं। इतनी इनकी गरीबी की हालत है। और जब आपको बताऊंगा कि इनके पास कितना, इनको तो बहुत अमीर देशों में होना चाहिए था, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि धर्म के नाम पर, शरिया के नाम पर और आतंक फैलाने के नाम पर इन लोगों ने किया क्या है। अच्छा, अब आपको वो मैप दिखाता हूं जिसकी बात मैं कर रहा था। जरा वो मैप यहां पे डालिए जहां से ये वसूली करते हैं, कि कैसे वसूली होती है। अब इस मैप को देखिए आप, यहां पर ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा है और आसपास का इलाका है। ये स्पिन बोल्डक आपको दिखा रहा था जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड है, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये तोरखम है जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। इसके अलावा जो आसपास के देश है, जारंज ये ईरान से कनेक्टेड है। इस्लाम कला ये भी ईरान से कनेक्टेड है। तोरग नुंदी ये तुर्कमेनिस्तान से कनेक्टेड है। और ये हिरातन ये उज्बेकिस्तान से कनेक्टेड है। तो ये जितने भी सीमाओं से लगने वाले चेक पॉइंट्स हैं, इन्होंने यहां पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। और फिर इन्होंने बोलना शुरू किया, जाना है पैसा दो, आना है पैसा दो। तो ये इनका टैक्स वसूली है कि अपने हिसाब से किसी को जाने का भी पैसा देना पड़ रहा है और किसी को आने का भी पैसा देना पड़ रहा है। ये तालिबान करता है कि अगल बगल कहीं भी किसी भी देश में जाना है तो भैया पैसा दो, इस चेक पॉइंट से गुजर रहे हो तो, नहीं तो मार देंगे। अफगानिस्तान में खनिज भंडार कितना है, आपको जो मैं कह रहा था कि आपको जानना चाहिए कि अफगानिस्तान में हालात क्या है, कितना पैसा होना चाहिए था। यहां पर मिलता क्या क्या है, कॉपर है, लिथियम है, इतने ऐसे ऐसे खनिज हैं जिनकी कीमत अगर आप सोचेंगे, अभी बताऊंगा, अगर आप इनको बेचने जाइए, ये लिथियम कर लीजिए, तो इनको अगर आप बेचने जाइए तो अरबों कमा सकते हैं। गोल्ड की यहां कोई कमी नहीं है। और जो विदेशी आए हुए थे उनका इसमें भी इंटरेस्ट रहता था। यूरेनियम, जितने भी न्यूक्लियर पावर देश हैं उनको इसकी कितनी जरूरत पड़ती है आपको पता है। मार्बल है यहां पर, इसके अलावा दुर्लभ खनिज हैं। और इन सब को आप मिला दीजिए तो कीमत कितनी बैठती है, 74 लाख करोड़ रुपए। इतने की यहां पर संपदा है, सिर्फ खनिज संपदा की बात कर रहा हूं, 74 लाख करोड़ रुपए। सोचिए इस देश में अगर कायदे से सरकारें चली होती
और कायदे से सब कुछ हुआ होता तो ये देश अफगानिस्तान दुनिया में सबसे अमीर देशों में होना चाहिए था और आज सबसे गरीब देशों के साथ खड़ा है। लेकिन अब आपको दिखाता हूं यहां अलग तरीके की लड़ाई भी चल रही है। बैलेंस शीट आपने देख लिया, लेकिन जब विचारधारा ही नहीं है और सब कुछ जो है वो कभी दाएं से बाएं कभी बाएं से दाएं झूल रहा है, तो हो क्या रहा है वो देखिए। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग क्या हो, इस पर विद्रोह होने लगा है। अब ये दो झंडे आपको दिखा रहा हूं, ये अफगानिस्तान का फ्लैग है और ये तालिबान का फ्लैग है, जो कि अब इसको लेकर लड़ाई हो रही है कि कौन सा फ्लैग रहना चाहिए। और ये लड़ाई आज की नहीं है। तालिबान में कब्जा करते ही नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, दूसरे नेशनल सिंबल सब तालिबान ने बैन कर दिया। उनको आदत है कि हमारा चलेगा, किसी और का चलेगा नहीं। लेकिन इसको लेकर विरोध हो रहा है। जो अभी आपको हेडलाइन में बता रहा था कि एक जगह ये हटाकर तालिबान का झंडा, अफगानिस्तान का झंडा लगाया गया, उसको लेकर आप देखिए वहां झंडा उतार दिया गया और अफगानिस्तान का लोग लगा रहे हैं। तो वहां जो हम कह रहे हैं कि अभी विद्रोह खत्म नहीं हुआ है, वो लोग अफगानिस्तान का झंडा लगा रहे हैं तालिबान के इस खतरे के बीच। भाई कुछ लोगों में वहां भी तो मोहब्बत होगी ना अपने देश के लिए, तो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, तालिबान को सख्त लहजे में संदेश दे रहे हैं कि अफगानिस्तान का झंडा, इसकी इज्जत करनी होगी। अच्छा वो क्या, अभी सबको धड़ाधड़ मार नहीं सकते, अपनी इमेज सुधारनी है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी गोली वोली चली है यहां पर, लेकिन पूरा कांड नहीं हुआ है। नंगरहार के सुर्ख रोड में लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़क पर उतर गए। अब तालिबान के लड़ाकों को यह कैसे हजम हो जाएगा कि उनके आगे कोई आवाज उठाए, तो उन्होंने सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी मच गई। अच्छा ये एक जगह की घटना नहीं है, नंगरहार प्रांत के जिले जलालाबाद की भी आपको खबर बताता हूं। वहां पर भी, इसको फुल फ्रेम ले लीजिए तस्वीरों को, जलालाबाद में भी अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लेकर लोग सड़कों पर उतरे और तालिबान के झंडे का विरोध किया। यहां एक चौराहे पर लोगों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ये तस्वीरें आप देखिए, ये बताती हैं कि मुल्क पर राज करने और दिलों पर राज करने में फर्क क्या होता है, ये तालिबान को समझना होगा। उसके बाद खोस्त शहर में नौजवान अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले, उसकी तस्वीर आई। यहां पर भी फायरिंग की गई। तालिबान लड़ाके ये सब देखकर भड़क गए कि भाई हम यहां पे अपने हिसाब से चलाने आए हैं, तुम अपना झंडा लेकर निकल रहे हो। हवा में फायरिंग की गई। उनकी बंदूकों का शोर अफगानिस्तान के युवाओं को डरा नहीं पाया। लेकिन फिर तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया, झंडा बदल दिया। अफगानिस्तान का अभी तक नाम क्या होता था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ने अब इसे नाम दिया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। मतलब अपने हिसाब से सब करने की भूख है उनके अंदर। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज की भी दिलचस्प कहानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार झंडे अफगानिस्तान के बदले 1901 के बाद से अब तक क्या हुआ है वो आपको बताऊं। उससे पहले जल्दी से हेडलाइन देख लेते हैं। अफगानिस्तान के झंडे की कहानी आपको बता रहा था। 1901 के बाद से अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 19 बार बदला गया है। मतलब हमारे यहां जिस तिरंगे को हम सीने पर लगा के चलते हैं, उस देश की हालत देखिए कि वहां पर 1931 से 73 सब तरीके के जो झंडे आते गए वो आपको दिखाता जा रहा हूं। इसमें एक चीज कॉमन है, वो देखिएगा। अफगानिस्तान के बदलते राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर झंडे में मस्जिद जरूर है, ये आप देखेंगे यहां पर मस्जिद बनी हुई है, ये हर झंडे में इन्होंने लगाया है। और ये तालिबान का झंडा है जो 1997 से 2001 तक उन्होंने इस्तेमाल किया था। और ये 2013 से 2021 तक जो झंडा अफगानिस्तान का है, इसमें भी एक मस्जिद बनी हुई है और इसी की लड़ाई चल रही है। तालिबान वाले में जो लिखा था वो तो आप देख रहे थे, और इसमें हिजरी साल 1298 लिखा हुआ है और उसकी आज़ादी के साल 1918 का प्रतीक भी है। दुनिया में सिर्फ 2 झंडे हैं जिन पर प्रॉपर बिल्डिंग दिखती है। एक अफगानिस्तान का झंडा है जिसके बारे में बता रहा था कि जिसमें हर में मस्जिद थी, और दूसरा कंबोडिया का झंडा है जिसके झंडे में अंकोर वाट वाला जो मंदिर है, जो बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर है, उसकी तस्वीर नजर आती है। तो ये 2 अपने आप में एक यूनिक झंडे नजर आते हैं। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं कि सब तालिबान की बात कर रहे हैं। ये स्टोरी आपको जो बता रहा था कि कैसे उनके पास जो पैसा है उसको लेकर लड़ाई है, और जो सोच आपको झंडे में भी नजर आती है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये दिखने की कोशिश तो करते हैं कि भाई हमसे, हमारे लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के इनके लिए भी रोकड़े की बात आ जाती है और ताकत की बात आ जाती है। तो अफगानिस्तान पर ये जो क्लास थी इसमें इतना ही, लेकिन अब आपको उस खबर पर ले जाता हूं, उस क्लास में ले जाता हूं जिसमें जाना इस देश के लिए जरूरी है। सब तालिबान की बात कर रहे हैं,
सब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की एक जरूरी खबर जिस पर कोई चर्चा नहीं है वो आपको बताना जरूरी है। पिछले 3 दिन से मेघालय में टेंशन है। 15 अगस्त को वहां हिंसा भड़क गई थी। 15 अगस्त को मेघालय की खबर आपको बता रहा हूं, जरा दिखाता हूं। मेघालय की तस्वीरें भी डालिएगा जरा यहां पर। मेघालय की जो खबर आपको बता रहा हूं कि 15 अगस्त को वहां पर हिंसा बढ़ गई, पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी हो रही है, ये 15 अगस्त को जब देश आजादी की सालगिरह मना रहा था तब वहां पर आगजनी हो रही थी। सीएम के आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए, सीएम के आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर। राज्यपाल के काफिले पर पथराव हुआ। 4 जिलों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और वहां के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। यह सब हुआ है वहां पर मेघालय के अंदर, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, जैसे अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए क्लास में आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह हुआ क्यों, यह वायलेंस क्यों हुआ, यह हिंसा क्यों हुई। दरअसल हुआ क्या कि एक पूर्व आतंकी की मौत पर यह सारा सब कुछ भड़का है। जरा जानकारी दीजिए। हिंसा पूर्व आतंकी की मौत पर भड़की। इसका नाम आतंकी का, पूर्व आतंकी का चेस्टरफील्ड थांग खियू नाम था, जिसकी मौत हुई, जिसका एनकाउंटर हुआ। 11 अगस्त को शिलोंग में, जो राजधानी है, वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। पुलिस ने चेस्टरफील्ड के घर पर रेड की इसी धमाके के बाद, और पुलिस के मुताबिक चेस्टरफील्ड ने हमला किया था, उनको ऐसा लगता था। तो वो वहां गए, उस पर उनका कहना है पुलिस का कि चेस्टरफील्ड ने हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें चेस्टरफील्ड की मौत हो गई। 13 अगस्त को पूर्व आतंकी का एनकाउंटर हुआ और इसके बाद 15 अगस्त से शिलोंग में हिंसा भड़क गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फेक एनकाउंटर था। पुलिस कह रही है कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि शिलोंग के आईईडी ब्लास्ट में इसी पूर्व आतंकी का हाथ था, इसलिए वहां गए थे, उसने हमला कर दिया तो फिर एनकाउंटर करना पड़ा। लेकिन ये चेस्टरफील्ड थांग खियू है कौन, जिसको लेकर इतना हंगामा हो गया, वो अब आपको बताता हूं। चेस्टरफील्ड थांग खियू 57 साल का था और वो HNLC नाम के आतंकी संगठन का महासचिव था। HNLC क्या है? हाई नीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ये उसका नाम है। और इस संगठन को 2 बार भारत सरकार बैन कर चुकी है। 2 बार, एक बार 2000 में बैन किया, फिर दूसरी बार 2019 में बैन किया। HNLC जो है वो मेघालय का सबसे क्रूर आतंकी संगठन है और यह बर्बर हत्याओं और उगाही के लिए जाना जाता है। HNLC करीब 4 करोड़ रुपए की सालाना उगाही भी करता है और उगाही की रकम बांग्लादेश भेजी जाती थी, जहां इसके आका छिपे हुए हैं, यह बताया जाता है। चेस्टरफील्ड भी सालों तक बांग्लादेश में था। 2018 में इसने सरेंडर किया, लेकिन मेघालय पुलिस यह दावा करती है कि सरेंडर सिर्फ नाटक था। यह 2 जगह ब्लास्ट का जिम्मेदार था और अभी भी एक्टिव था। तो यह पूरी कहानी है जिसके इर्द गिर्द यह पूरा हंगामा हो रहा है। फिलहाल मेघालय में हालात काबू में। सुबह तक शिलोंग में कर्फ्यू था और कर्फ्यू के बाद कोई हिंसा नहीं हुई है। सरकार ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन तनाव वहां अभी भी बना हुआ है। तो जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। The situation has calmed down a bit compared to what it was 24 or 48 hours before. And in the process, we have set up peace committees, which is communicating and talking to different stakeholders, different headmen of localities and senior citizens and organizations, and trying to convey the message of peace to bring back normalcy in the city and in the state as a whole, and we're getting good response. अब इसमें चिंता की बात यह है कि सरकार को वहां यह लग रहा है कि एक बार फिर से आतंकी संगठन जो हैं वो वहां पर सिर उठा रहे हैं और अगर इस तरीके की चीजें नहीं रोकी गई तो बड़ा हंगामा होगा। लेकिन हुआ क्या, ये देखिए, 1972 में असम से अलग होकर मेघालय बना। जो आपको कहानी उस वक्त पिछली बार मिजोरम वाले में बताई थी, वो अब आपको असम और मेघालय के हिसाब से बता रहा हूं कि मेघालय भी असम से अलग हुआ और तब जाकर इसका निर्माण हुआ। 1972 का साल था। और मेघालय में 3 प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। खासी है, ये एक समुदाय हो गया, इसके अलावा गारो है और जांतिया है। ये 3 समुदाय वहां पर प्रमुखता से रहते हैं। ये जांतिया है। मेघालय की आबादी कितनी है? 33 लाख की आबादी है मेघालय की।
और इसमें खासी जो हैं, इस 33 लाख की आबादी में, उसमें से खासी जो 3 प्रमुख समुदाय बता रहा था वो 14 लाख है। मतलब प्रमुख तौर पर ये खासी समुदाय के लोग वहां मेघालय में रहते हैं। गारो आप देखिएगा तो वो 8 लाख है, ये दूसरी प्रमुख प्रजाति है वहां पर। और जिन जैंतिया की बात कर रहा था वो इसमें हो जाते हैं करीब, आप मिला लीजिए तो 3 लाख के आसपास। तो ये 3 समुदाय वहां पर मिलकर 14, 8, 22, 3, 25 यही है। तो ये वहां की स्थिति है। लेकिन इस खबर पर आपको बताना जरूरी था, चर्चा जरूरी थी कि असम मिजोरम का विवाद जो हुआ था वो मेघालय में भी तनाव बढ़ गया और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा कि इसमें बाहरी ताकतें तो नहीं है, क्योंकि ये कैसे हो रहा है कि अचानक से नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की चीजें बार बार हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं और एकदम से चीजें भड़क जा रही हैं। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। पाठशाला में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक पर जाऊं और अगली क्लास में लौटूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगली क्लास में पीएम मोदी सर आएंगे और पीएम मोदी सर आपको बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लाइफ का। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका पाठशाला में फिर से स्वागत है। और आज जो अब आपको अगली क्लास दिखाने जा रहा हूं जो पीएम मोदी सर ने लगाई और एक बड़ा गूढ़ मंत्र दिया, उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये 2 कैन है मेरे पास, ये सॉफ्ट ड्रिंक के कैन है। इसको अगर आप दिखा सकें और इसको अगर आप देखिएगा, एक में बजरंग पुनिया की फोटो है और एक में मनु भाकर जो देश की खिलाड़ी हैं उनकी फोटो है। अगर आपको दिख रहा हो, ये दो ओलंपियंस की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मनु भाकर शूटर है और बजरंग पुनिया रेसलर है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक की कैन है। आज तक इस देश में ये होता था कि आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक की कैन लेने जाएं तो कभी उसमें कोहली नजर आते थे, कभी सचिन तेंदुलकर नजर आते थे। इस देश में खिलाड़ियों, रेसलर, शूटर, ओलंपियंस की तस्वीर भी अब कैन में आने लगी है, क्योंकि ये इस देश में लोग जो हैं उनका दिल बदलने लगा है। और ये इसीलिए कह रहा हूं, पीएम सर की क्लास, पीएम नरेंद्र मोदी की क्लास में आज जो बताया गया वो इसके पीछे है। जीत को कभी मन में चढ़ने मत दो, हार को कभी मन में बसने मत दो। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और चूंकि हम पाठशाला में हैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इन पीएम सर ने, नरेंद्र मोदी सर ने जो इनके स्टूडेंट्स को क्लास लगाकर बताया, वहां एक नई परंपरा का आगाज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपने पहले कब देखा है देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से खिलाड़ियों से घुलते मिलते बात करते और यह कहते हुए कि क्यों दुखी होते हो, हार गए तो? खिलाड़ी हो यार, जम कर खेलो, यही इस देश की ताकत है। ये इस देश के प्रधानमंत्री आज खिलाड़ियों से कह रहे हैं और इसीलिए तस्वीर बदल रही है कि सॉफ्ट ड्रिंक के कैन में भी खिलाड़ी नजर आने लगे। वो खिलाड़ी जिनको कोई पूछता नहीं था। और प्रधानमंत्री ने ये ओलंपिक से लौटे तमाम खिलाड़ियों से जो बातचीत की वो उसके कुछ हिस्से आपको दिखाता हूं। ओलंपिक में कुश्ती में मेडल नहीं ला पाने से विनेश फोगाट निराश थी। 53 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। विनेश फोगाट बहुत गुस्से में भी थी। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे उनसे बात की और कैसे उनका हौसला बढ़ाया। इस देश में सिर्फ एक विनेश फोगाट के लिए नहीं, हजारों करोड़ों विनेश फोगाट के लिए एक मैसेज दिया उन्होंने। और सिर्फ न्यूज की पाठशाला में नहीं, जिंदगी की पाठशाला के लिहाज से भी देखिएगा तो जो प्रोफेसर मोदी सर कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीत को यहां मत चढ़ने दो और हार को यहां मत जाने दो। ये उस देश के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं। जहां बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि नंबर नहीं आया, फेल हो गए, कम आ गया तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यही देश के लिए सबसे बड़ी सीख है। दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज दीपिका कुमारी से भी पीएम मिले और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल से चूक जाने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सॉरी कह दिया। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। इसके बाद बॉक्सर मैरी कॉम को इस बार मेडल नहीं मिल पाने का गम था।
पीएम से मिली तो उनके मुंह से भी माफी निकल गया, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि भाई देश उम्मीद कर रहा था, हम नहीं डिलीवर कर पाए। नरेंद्र मोदी जी ने उनसे क्या कहा वो भी सुनिए। ये इतना बड़ा मैसेज है और इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात नहीं की है, मुलाकात की, फोटो खिंचवाई और फिर बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक को बुलाकर उनसे मुलाकात की, उनकी हार को भी सेलिब्रेट किया जो हमने आपको पाठशाला में पहले बताया था, और आप उनकी जीत को भी सेलिब्रेट किया। उन खिलाड़ियों को एहसास कराया कि आपकी अहमियत इस देश में तब भी है जब आप हारेंगे, या आपकी अहमियत तब भी है जब आप इस देश में जीतेंगे। और ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी कोई बात नहीं करता था। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब कोई खिलाड़ी इनमें से कोई खेल लेने के लिए आगे बढ़ेगा या आस पड़ोस का कोई कहेगा कि क्या हासिल होगा तुमको ये खेल करके, कौन जानता है, कौन तुमसे बात करता है, तो वो पलट कर कहेंगे इस देश का प्रधानमंत्री करता है। कौन तुमको पूछता है, कोई पूछेगा तो वो पलट कर कहेंगे इस देश का प्रधानमंत्री पूछता है। और कोई उनसे कहेगा कि क्या हासिल होगा तो वो कहेंगे कि इस देश के लिए कुछ करना है, ये जज्बा मेरे से और लोगों को हासिल होगा। देश यहां रहता है तभी मेडल आता है। इस परंपरा का स्वागत होना चाहिए। आज पाठशाला में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।